आज हम पढ़ाएंगे समास। समास यानी कि इसे कंपाउंड कहा जाता है अंग्रेजी में। तो समास क्या चीज है, जैसे हम लोग पहले पढ़े हैं 9 में 10 में कि पद, वाक्य के अंतर्गत आने वाले शब्द को पद कहते हैं। तो समास में 2 पद होते हैं। पहला पद का नाम है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। तो प्रश्न है समास किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा होगी 2 या 2 से अधिक शब्दों को मेल से शब्द बनाने वाले पर नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे रसोई, भाई और बहन, ये समासिक पद हो गया। ये भाई बहन, इसको अगर विग्रह किए हैं हम तो 2 पद है, एक भाई और एक बहन। और ये एक और है, ये एंड होगा, ये विभक्ति में भी आता है और अथवा, और इसे हम संबंध सूचक अव्यय भी कहते हैं। और तो इनका समस्त पद बनने में विभक्ति और इनका लोप हो जाता है। जैसे और एक शब्द देंगे रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, इसे क्या कहेंगे, रसोई घर, रसोई घर। अब रसोई घर में ये के लिए ये विभक्ति है। कौन सा विभक्ति है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ये संप्रदान कारक है, ये कारक के सांकेतिक चिन्ह है, विभक्ति से के लिए का लोप हो गया और ये रसोई घर। हम लोग क्या समझे कि 2 शब्दों को मेल से एक नए शब्द बनता है, उसे समास कहते हैं। और समास करने में विभक्तियों का लोप हो जाता है, भेरिस हो जाता है, इनका लोप हो जाता है। तो अब रह गया कि समास कितने प्रकार के होते हैं। जैसे मैं लिखूंगा समास कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा प्रश्न होगा समास किसे कहते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं। हाँ, अब हो गया कि समास किसे कहते हैं, 2 पदों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे समास कहते हैं, या जो पहले परिभाषा लिखा है वो भी लिखेंगे, अच्छा होगा। समास कितने प्रकार के होते हैं, समास 6 प्रकार के होते हैं। जैसे अव्ययी भाव समास, दिग्गु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और तत्पुरुष समास। ये 6 प्रकार के समास होते हैं। तो पहले हम लोग एक एक को समझेंगे, फिर परिभाषा लिखेंगे। जैसे उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। ये सब अव्ययी भाव को फिर से लिखेंगे। तो अब हम अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। जैसे हम जानते हैं कि 2 पद होते हैं समास में, पूर्व पद और उत्तर पद। तो जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो और प्रधानता उसी की हो, अर्थात जिस समास का पहला पद अव्यय, अव्यय का मतलब क्या, अव्यय क्या है, जो व्याकरण के किसी कोटियों के प्रभाव में नहीं आता है अव्यय, लेकिन वो एक ऐसा शब्द खंड है जो शब्दों का अर्थ बदल देता है उपसर्ग की तरह। जैसे बेकसूर, इसका मतलब होगा बिना कसूर का। एक उत्तर पद है कसूर और पूर्व पद है बे, यानी कि बे जब मैं लगा दिया तो एक शब्द हो गया बिना कसूर का। अगर विग्रह करेंगे तो बिना कसूर का, जैसे मैंने लिखा है बेकसूर, बिना कसूर के, ये समास विग्रह करते हैं। और ये समासिक पद है। परीक्षा में प्रश्न आता है कि समास विग्रह करके उनके नाम लिखो। तो जैसे आ गया बेकसूर, तो बेकसूर को हम लोग समास विग्रह करेंगे बिना कसूर के और लिख देंगे यहाँ पर क्या, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव इसे लिखेंगे अव्ययी भाव समास। ये हो गया समास विग्रह करके उनके नाम लिखो। जैसे ठीक प्रतिदिन, प्रति क्या है, एक अव्यय शब्द है, तो प्रति और दिन मतलब प्रत्येक दिन, हर दिन, ये भी हो गया अव्ययी भाव समास। ये भी अव्ययी भाव समास हो गया। तो हम लोग क्या समझे, अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो और प्रधानता उसी की हो। यानी जब बे लगा तभी तो बेकसूर हुआ, यानी प्रधानता किसकी है, इसकी है। प्रतिदिन, हर दिन, लेकिन प्रति शब्द लग गया तो मीनिंग हो गया प्रत्येक दिन, हर रोज, डेली, तो प्रधानता उसी की हो। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे बेरोजगार, बेखटके, भर पेट यानी पेट भरा हुआ, भर शब्द हो गया अव्यय, पेट शब्द हो गया संज्ञा का। तो इसलिए जिस समास का पहला पद पूर्व पद
अव्यय हो और प्रधानता उसी की होती हो, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब हम आएंगे दूसरे में दिग्गु समास को। दिग्गु और द्वंद ये थोड़ा सहज है, तत्पुरुष इसका थोड़ा बाद में आएंगे। तो दिग्गु समास को हम लोग अभी समझेंगे। अब हम आएंगे दिग्गु समास किसे कहते हैं। पहला नंबर हम लोग अव्ययी भाव को पढ़े हैं, अभी दिग्गु समास किसे कहते हैं। वेरी सिंपल है, इजी है। जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद संख्यावाची हो और समस्त पद समूहवाची हो, पूरा पद जो है समूह में आता हो, तो उसे हम दिग्गु समास कहते हैं। जैसे दिग्गु समास, जैसे चौराहा, चौ का मतलब 4, पंचवटी, पंच का मतलब 5, तो ये पूर्व पद ये सब संख्यावाची होगा। संख्या 1, 2, 1 से अधिक 2, 4, 5, 10 जो भी हो। हाँ, तो अब बाद बाकी जो समस्त पद होगा ये समूहवाची होगा, उसे हम कहते हैं दिग्गु समास। जैसे मैंने चौराहा, 4 राहों का समूह यानी दिग्गु समास, और पंचवटी, 5 बटों का समाहार, 5 बटों या वृक्षों का समूह या समाहार, ये भी हो गया दिग्गु समास। जैसे ये भी दिग्गु समास हो गया। 5 बटों का पंचवटी, तो पहला पद जिस समास का सिंपल है, पहला पद संख्यावाची हो और समस्त पद समूहवाची हो, उसे हम क्या कहेंगे, दिग्गु समास। वो दिग्गु समास की परिभाषा है। अब द्वंद्व समास किसे कहते हैं। देखिए द्वंद्व 2 प्रकार की किताबों में लिखा गया है। ये द आधा देंगे तो आधा द हो गया, द में व न आधा द और वह द्वंद्व, या ऐसे भी लिख सकते हैं, द में व द्वंद्व समास। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो द्वंद्व समास किसे कहते हैं। वेरी सिंपल, समास में सबसे इजी, सबसे आसान यही है द्वंद्व समास। जिस समास का पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही समान हो। ये पूर्व पद और उत्तर पद, इसमें 2 है, ये पूर्व पश्चिम, भाई बहन, सीताराम, मैं तुम, हम तुम, ये इत्यादि। तो इसमें दोनों समान का मतलब क्या है, अगर ये संज्ञा होगा तो ये भी संज्ञा होगा, ये विशेषण होगा तो ये भी विशेषण होगा, ये अगर कॉमन नाउन है तो ये भी कॉमन नाउन होगा। इस क्षेत्र में समान। तो जिस समास का दोनों पद बराबर हो, समान हो, उस समास को हम द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व मतलब झगड़ा, समान होगा तभी होगा। और विग्रह करते समय और से जोड़ा जाता है, एंड, पूरब और पश्चिम, भाई और बहन, सीता और राम। ये सबसे बड़ी सांकेतिक चीज यही है कि विग्रह करेंगे उसमें और लगेगा, पूरब और पश्चिम, भाई और बहन, ये द्वंद्व समास हो गया। विग्रह किया, मैं उनका नाम लिखा। परीक्षा में जैसे आता है कि समास विग्रह करते उनके नाम लिखो, समस्त पद को दे दिया जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का द्वंद्व समास। जिस समास का तो पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही बराबर हो, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। उसके बाद हम लोग कर्मधारय समास किसे कहते हैं। कर्मधारय थोड़ा बढ़िया से समझना होगा। जिस समास का एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो, यानी कि एक पद नाउन और एक एडजेक्टिव हो सकता है, पहला पद भी नाउन हो, विशेष्य हो, या दूसरा भी, मतलब दोनों में से एक में एक पद विशेषण होगा और एक विशेष्य होगा, और नहीं तो तथा एक उपमा होगा, एक उपमेय होगा। उपमा और उपमेय मतलब किसी चीज से हम लोग एग्जाम्पल देते हैं। चंद्रमुखी, जैसे चंद्र के समान मुख वाली, यहाँ पर चंद्र क्या हो गया, उपमा है। किस चीज से उपमा दिया गया है, चंद्र से, तो चंद्र उपमा हो गया। मुख वाली उपमेय है। तो ऐसे पद होते हैं जैसे चंद्रमुखी, चंद्रबदन, यानी कि और बहुत से ऐसे होते हैं। तो एक पद उपमा और एक उपमेय होगा, और नहीं तो एक पद विशेष और एक पद विशेषण, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया, नील कमल, नीला है जो कमल, नील हो गया एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, और कमल हो गया हमारा नाउन। और चंद्र के समान मुख वाली, जिसमें उदाहरण दिया, ये चंद्र हो गया उपमा और मुख वाली हो गई उपमेय। तो जिस समास का एक पद विशेषण और एक पद विशेष्य हो तथा एक पद उपमा और दूसरा उपमेय हो, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। अब हम समझेंगे बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं। इसमें कि जिस समस्त पद में दोनों पद के अतिरिक्त किसी तीसरे पद की प्रधानता होती हो और दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान न हो, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे यहाँ पर पूर्व पद और उत्तर पद, उदाहरण जैसे दशानन, 10 है और एक आनन है,
तो 10 का मतलब 10, आनंद मतलब मुंह, मगर क्या होगा 10 है आनंद जिनको दशानंद एक व्यक्ति को हम संकेत करता है, दोनों का मीनिंग ना हुआ, 10 का भी मीनिंग ना हुआ, आनंद का भी नहीं, अर्थात रावण, दशानंद रावण को बोलते हैं। तीसरा अर्थ गया अर्थ, दोनों अर्थ की प्रधानता नहीं है, इसलिए हम लोग इसे कहेंगे बहुव्रीहि समास। जैसे पीतांबर, पीत है अंबर जिनका, पीतांबर, पीत मतलब पीला और अंबर मतलब है अंगरखा, अंगोछा, मगर ये नहीं होगा, यहाँ पर होगा पीत है अंबर जिनका, अर्थात विष्णु को हम बोलते हैं पीतांबर। तो तीसरा अर्थ प्रदान करे उसे हम कहते हैं बहुव्रीहि समास। अच्छा, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तत्पुरुष का कॉन्सेप्ट थोड़ा बड़ा होता है। तो जिस समास का पहला पद गौण हो और दूसरा पद प्रधान हो, उस और जहां दोनों पदों के मध्य विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाए, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे रसोई घर, यहां पर दो शब्द है, एक रसोई है, एक है रसोई और एक है घर। तो रसोई घर से क्या समझेंगे? रसोई के लिए घर। इसके बाद क्या होगा? विग्रह करेंगे तो रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, ये पहला पद है और ये अंतिम है, पूर्व पद और ये उत्तर पद है। तो इसमें क्या है? प्रधानता किसकी होगी? उत्तर पद की होगी, और ये मुख्य होगा, ये गौण होगा। रसोई क्या है? गौण होगा। रसोई घर कहने से हम लोग क्या समझेंगे? कोई घर समझेंगे या कोई भोजन समझेंगे? घर समझेंगे ना। तो ये रसोई घर, तो अंतिम पद का प्रधानता हुई, हाँ, और के लिए ये विभक्ति है। कौन सा विभक्ति है ये? कौन सा कारक का है? कारक हम पढ़ चुके हैं नीचे क्लास में 8 में 9 में। कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए, संप्रदान हो गया। तो अगर ऐसा आएगा तो इसे हम लिखेंगे तत्पुरुष समास, लेकिन लिख देंगे संप्रदान तत्पुरुष के लिए, हम लिखेंगे संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष समास लिखेंगे इसको। ठीक इसी तरह सब्जी को बेचने वाला, सब्जी वाला, दो शब्द है, एक है सब्जी और एक वाला। तो सब्जी वाला बोलने से क्या समझेंगे हम लोग? सब्जी समझेंगे या किसी व्यक्ति को समझेंगे? किसी व्यक्ति को समझेंगे, सब्जी वाला आया है तो सब्जी वाला, यानी वाला शब्द की प्रधानता हुई, ये गौण है, ये मुख्य है, ये गौण है। तो गौण का मतलब वही होता है सपोर्टर, वो गौण है, वो मुख्य है। तो सब्जी को बेचने वाला, ये भी हो गया तत्पुरुष। लेकिन कौन सा तत्पुरुष है? तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कौन सा 6 भेद होते हैं? वही कर्ता कर्म करण संप्रदान, अब ऊपर कर्ता छोड़ देते हैं, नीचे संबोधन छोड़ देते हैं, बीच में जो है कर्म करण संप्रदान अपदान, ये सब। तो इसमें सब्जी को बेचने वाला, को किस कारक की चिन्ह है? सांकेतिक चिन्ह है, कर्ता ने कर्म को, तो हम लोग लिखेंगे कर्म तत्पुरुष। ये हो जाएगा कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। तो तत्पुरुष समास को करने के लिए हम लोगों का, जैसे नीचे क्लास में हम पढ़ाए हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए प्रदान से संबंध का के की रहेगी, अधिकरण में परपेश संबोधन है जीरे, ये 4 को कंठस्थ इसलिए करवाया गया था ताकि आप लोगों को तत्पुरुष समास करने में सहयोग मिले। तो इसलिए हम निराकरण कर सकते हैं कि कौन सा संप्रदान तत्पुरुष है, कौन सा कर्म तत्पुरुष है, कौन सा कर्म तत्पुरुष है। तो है तो तत्पुरुष, अगर इसमें कंफ्यूजन लगता है तो तत्पुरुष समास ही अगर लिखते हैं फिर भी मार्क हाफ तो जरूर मिलेगा, मगर इसे क्लियर करना होगा कि कौन सा ये समास है। तो ये समास का आज पूरा चैप्टर जो है समास का कॉन्सेप्ट आज मैंने लिखवाया है। अब होमवर्क क्या रहा आप लोगों के लिए कि इनका गृह कार्य क्या रहेगा? होमवर्क, इसमें आप लोग कॉपी पर लिख करके पूरे डेफिनेशन को जो मैं लिखवाया हूं, समास किसे कहते हैं, कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार समास की परिभाषा लिखकर उदाहरण सहित ये व्हाट्सएप के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आप लोगों में देंगे। मैं उसे चेक करूंगा और फिर स्कूल खुलने के तक आप लोग फोन से भी, मेरा नंबर है सभी के पास, आप लोग इसे आप लोग कंसल्ट कर सकते हो। मेरा नंबर सभी के पास है, अगर नहीं है तो मैं नंबर अपना लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। 2 नंबर मेरा है 712044 और एक है 7002125667, ये जो भी है, हाँ, विशेष करके ये समास क्लास 9 और क्लास 10 ये दोनों के लिए प्रयोज्य है।
10 में तो आएगा ही, अगर 9 से ही सीख के रखे तो बहुत बढ़िया है। 10 के कोर्स में है। और अगले दिन फिर कोई बढ़िया एक हम लोग या तो कविता को पढ़ेंगे या फिर व्याकरण ही करेंगे, गद्य नहीं हो पाएगा, बहुत बड़ा होता है।